नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज जो है अपने इस यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के क्रम में आज 8वां भाग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग दृष्टि स्पीड टेस्ट जो 2 हुआ है 2 नंबर, इसका भाग 2 देखेंगे। इसमें टोटल 25 प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं और आज फिर 25 प्रश्न करेंगे। ये किससे संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश प्रीलिम 2024 को टारगेट रख रहा है, साथ ही में 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं। अब 2025 के लिए जो प्रश्न बताएंगे कि कैसे आपको फिल्टर करना है, वो भी रणनीति सिखाएंगे और साथ ही में ये भी बताएंगे कि आखिर कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या लैंग्वेज चेंज करने पे प्रश्न का पैटर्न बदल जाता है? तो बिल्कुल बदलता है। तो उसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। साथ ही में इसमें टारगेट जो हम लोगों का है टोटल लगभग 30,000 प्रश्नों का, जिसमें सभी जो है टेस्ट सीरीज शामिल रहेंगी, अन्य भी मॉक टेस्ट शामिल रहेंगे, कुछ हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन शामिल रहेंगे और अन्य कोचिंगों मतलब जहाँ जहाँ से भी मिलेंगे सारे प्रश्न आपसे करवाए जाएंगे। लगभग 30,000 प्रश्नों की श्रृंखला। आप लोग इसका स्पीड टेस्ट नंबर 1 जो है पूरी तरह से पब्लिक हो चुका है। आप अगर एक वीडियो में देखना चाहते हैं तो पूरा एक वीडियो में भी देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि जो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। हम लोगों ने छोड़ा था 25 नंबर प्रश्न पे और आज हम 25 नंबर प्रश्न से ही प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। हम लोगों ने एक दिवस पहले बात कर चुके हैं और ये दूसरा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है। या फिर इसके लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है 4 अप्रैल, दूसरा है 5 अप्रैल, तीसरा है 11 अप्रैल और 12 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका कब है? तो ये 5 अप्रैल का है। अब अगर प्रश्न को घुमा के पूछा जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए 5 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अन्य 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें राष्ट्रीय समुद्री दिवस सत्य हो जाएगा। आखिर ये मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये मनाया जाता है एक याद में। कौन सी ऐसी याद इससे जुड़ी है? तो इसको जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में सभी लोगों को जानते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे बोलते हैं। और इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 1919 में एक हमारा वाणिज्यिक पोत है। वाणिज्यिक पोत कौन सा है? तो ये SS लॉयल्टी है। कौन सा? तो SS लॉयल्टी SS लॉयल्टी है, जो कि कहाँ से? ये हमारे बम्बई से और कहाँ गया था? लंदन। तो गया कहाँ था? मुंबई से लंदन, ये लंदन गया था। तो उसी की याद में इसका जो है मनाया जाता है। वो पहली वाणिज्यिक शिपिंग थी, तो इसे आपको याद रखना। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है 26 नंबर, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? पहली चीज जिसे हम बात कर रहे हैं, एक गंभीर सामाजिक अलगाव, मतलब गंभीर रूप से जो समाज से अलग रह रहा है उसको, जिसका नाम क्या है? हिकिकोमोरी। ये कहा जाता है तो कहाँ कहा जाता है, किस देश में? विकल्प दिया गया चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में या फिर रूस में। तो इसका जो सही आंसर है, ये सी आंसर सही है, जापान में। आखिर जापान में ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि वहाँ का जो समाज है वो अलग भी कोई समाज रहता है, अलग एक समाज का डेवलपमेंट होता है। तो ये होती हैं जॉब्स। जो वहाँ का नौजवान है, यंग पर्सन है, वो जब काम करता है तो काम करने के लिए अपने परिवार से अलग होता है, वो कहीं अलग रहता है। तो इसी तरह से ये लगभग जापान में जो अनुमानित जो कामकाजी उम्र के लोग हैं, लगभग कितने हैं? 1.5 मिलियन लोग, ये पूरे अपने समाज से अलग रहते हैं। इसके जो प्रचलन हुआ था ये 1990 में इन युवकों को बारे में कहा गया है। अब जैसे बात करते हैं अन्य देशों की, अन्य देशों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, जापान में आया है। लेकिन अगर बात करते हैं अन्य जगह पे तो हर देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत के ही लगभग अगर अनुमानता लगाया जाए तो लगभग 80% पर्सन ऐसा है जो अपने स्थान से अन्य स्थान पे किस लिए रहता है? जॉब के लिए रहता है। 20% ही ऐसा व्यक्ति जो अपने घर पे रह के जॉब करता हो।
लेकिन अगर किसी को जॉब करना तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और आपको इसे याद रखना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, वैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में या हरियाणा में? तो पहली चीज़ दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा है? तो ये क्वेश्चन है करंट का। अब करंट का क्वेश्चन क्या करना है इसको? तो 2024 के लिए हमें याद रखना है। 2024 में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 का करंट अफेयर से हो सकता पूछा जा सकता है, लेकिन PCS जो 17 मार्च को होना है उसमें भी पूछा जाएगा। और साथ ही में इसका जो अगला है कि 2025 में क्या करेंगे इसका, 2025 में इसे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो चलते हैं बात करते हैं ये बैसाखी महोत्सव कहाँ पे मनाया जा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ए आंसर सही, जम्मू कश्मीर में। ये कहीं ना कहीं डोगरा संस्कृति और जो विरासत है उसका जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय द्वारा ये आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? तो पर्यटन निदेशालय द्वारा, पर्यटन निदेशालय के द्वारा जो है इसका किया गया था, इसको आयोजित किया गया था। तो प्रश्न यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में बैसाखी महोत्सव को किस विभाग के द्वारा मनाया गया या बुलाया गया? तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्यटन निदेशालय के द्वारा। अब जैसे बात करते हैं कि हम अपने अगले प्रश्न पे, तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हाँ, हमारा अगला 28 नंबर प्रश्न है, भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। अब जैसे बात करते हैं, यह भारत में बाघ गणना का 5वां चक्र है जिसमें पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, मतलब जो बाघ की संख्या है टोटल वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। दूसरा है शिवालिक पहाड़ियों एवं गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। तो इसमें गिरावट की बात की गई है। तो इसका आखिर सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प दिया गया केवल 1, केवल 2, या फिर केवल 1, या फिर केवल 2, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब जैसे बात करते हैं, कुछ इसमें अन्य चीज़ें भी देखनी रहेंगी हमें, जिससे ये पता लग पाएगा कि आखिर इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे बात करते हैं, ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं के द्वारा आंकड़े इसके जारी किए गए थे। इस बार कब? तो 2022 में। तो लगभग जो पिछले 4 वर्ष में, मतलब कितने साल में, तो 4 वर्षों के अंतर्गत जो वृद्धि है या जो कमी है उनको दर्शाया गया है। और इसमें जो 4 वर्षों की बात करते हैं तो इसमें वृद्धि को दर्शाया गया है। कितनी वृद्धि हुई? तो कितनी वृद्धि हुई? तो लगभग 6.7% की वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई? तो ये हुई है 6.7% की। और साथ ही में ये 5वां चक्र है, बाकी जो जनगणना है ये 5वां चक्र है। तो आपका जो विकल्प ए है ये आपका सही हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं कि इसमें जो है गणना क्या कितने राज्यों में की गई? तो लगभग ये 20 राज्यों के वनों में की गई है। जो 20 राज्य के वन हैं उनमें किया गया है। और इनमें लगभग कितनी जगह पे? तो 32,588। ये डाटा आपको नहीं याद रखना है, लेकिन फिर भी आपको यही याद रखना है कि कैसे आखिर गणना की गई। तो ये कैमरा लगा के की गई है। कैमरा को लगा के लगभग तस्वीरें ली गई और इसके बाद इनका आंकड़ा निकाला गया है। और लगभग जो 2018 से बात करते हैं, 2018 से लेकर अब तक 2022 तक का कितने बाघों की संख्या में वृद्धि हुई? तो ये लगभग 200 की वृद्धि हुई। टोटल 200 बाघों की वृद्धि हो गई है। तो इसलिए अब इसे आपको याद रखना है। अब जैसे अगली बात करते हैं, ये जो दिया गया है अगले बिंदु की शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन है भैया। क्या करेक्शन है? शिवालिक जो पहाड़ियाँ थी वहाँ और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि। जैसे यहाँ पे आबादी में गिरावट की बात कर रहा है तो गिरावट नहीं, यहाँ पे भैया वृद्धि हुई है। तो वृद्धि को दिखाना है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पे वृद्धि दिखाया गया होता तब ये आपका सही होता। तो अभी तो फिलहाल ये आपका गलत है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? जिसमें केवल 1 दिया गया होगा वही सही होगा। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। अब जैसे बात करते हैं कि कमी कहाँ आई, जैसे आपसे प्रश्न यही पूछ ले कि आखिर बाघों की संख्या में कमी कहाँ आई, तो इसे आपको बताना है कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, यहाँ पे बाघों की संख्या में कमी आई है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जैसे कि वायनाड और बिलीगिरिंगा पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो है कमी को दर्ज किया गया है। तो इसीलिए ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डाटा तो 2022 का लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 29 नंबर प्रश्न है। हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया? विकल्प है इजराइल, सूडान, यूक्रेन या फिर यमन। तो इसमें किससे संबंधित है, भारत ने किस देश में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आखिर किस देश में जो संकट आया था उसके लिए ऑपरेशन कावेरी को प्रारंभ किया गया। पहली चीज तो भैया ये है करंट का क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन के साथ में आपको सेम ट्रीटमेंट करना है कि इसको हटा देना है 2024 के बाद, 2024 के बाद इसे नहीं याद रखना है, और इसके आगे हम लोग अगला करंट आपको देंगे उसे आपको पढ़ना रहेगा। तो इसे भैया कहाँ किया गया है, अब बताइए भैया ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो भैया ये जो सूडान देश है, कहाँ, बी विकल्प इसका सही होगा, सूडान देश में जो सूडान की सेना है, एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल जो है उसके बीच में लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई चलने के दौरान में जो सूडान में क्या था, भारतीय व्यक्ति फंसे हुए थे। कौन, तो भारतीय व्यक्ति जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए जो है ये प्रारंभ किया गया था। क्या, जो भारतीय व्यक्ति थे इसको निकाला गया वहाँ से, जितने भी थे सूडान में जो फंसे हुए थे उन सभी को वहाँ से निकाल लिया गया बाहर। तो इसीलिए ये आपका एक कोड नेम है ऑपरेशन कावेरी, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला जो 30 नंबर प्रश्न है देखते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, आखिर किसके द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विकल्प दिया गया है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा, या एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो आखिर ये जो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है, जिसमें प्रवासी या शरणार्थी और जो समाज के लिए प्रकाशित की जाती थी, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए भैया ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये भैया इसका है सही है विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशन किया गया है। अब जैसे इस रिपोर्ट में जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी आय में लगभग कितने % लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे देश में प्रवास करते हैं, मतलब जो काम के लिए है। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन का जिक्र किया ना, जिसमें क्या था, जापान में हिकिकोमोरिन, वहाँ पे क्या था, जो समाज से अलग रहते थे काम के सिलसिले में, उनके लिए वो शब्द प्रयोग किया गया। तो वहीं भारत में काम के सिलसिले में कितने % लोगों जो हैं वो दूसरे देश में पलायन करते हैं? तो लगभग 40% हैं जो अपने देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं। और जो दूसरे देश में प्रवास करते हैं उनकी आय में वृद्धि क्या होती है? आय में वृद्धि की बात करते हैं तो ये इनकी आय जो है लगभग 120% वृद्धि हो जाती है। अगर कोई जो है 120% जस्ट डबल से भी ज़्यादा, जैसे कोई 100 रुपये कमा रहा है तो 100 का 120%, मतलब 100 + 120 लगभग 220 रुपये उसकी आय हो जाती है। अगर कोई विदेश में प्रवास करता है तो क्यों नहीं कोई बाहर जाएगा काम करने के लिए? जब जो है इतनी तेज़ी से आय में वृद्धि होगी तो सभी लोगों को होगा। जैसे बात करते हैं हम अमेरिका में जो प्रवास करते हैं, जो कम कुशल हैं, क्या हैं? कम कुशल श्रमिक हैं। जो कम कुशल श्रमिक हैं, भारतीय हैं, उनकी आय में लगभग कितने % वृद्धि हुई? तो उनकी आय में लगभग 500% वृद्धि हुई भाई, 500% वृद्धि। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेटा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है।
तो भैया जो भारत का रहने वाला व्यक्ति है, अगर उसे यहाँ पे 1 रुपया मिल रहा है या 100 रुपये मिल रहा है, वही उसे अमेरिका में 500 रुपये मिल रहा है। अगर यहाँ पे 1000 मिल रहा है तो वहाँ पर उसे 5000 मिल रहा है, यहाँ 1 लाख मिल रहा है वहाँ 5 लाख मिल रहा, तो भाई क्यों नहीं जाएगा वो? बिल्कुल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएँ दीजिए, यहाँ पे इतना उसको काम दीजिए। तो दोस्तों ये क्या किसके द्वारा जारी किया था? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया था, विश्व विकास रिपोर्ट। और ये जो हमने डेटा का परीक्षण किया है, डेटा की जो बात की, ये 2023 के डेटे के बारे में बात किया है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे 31वां प्रश्न कौन सा है आखिर? तो हमारा 31 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? ये बात करते हैं हम। जैसे क्वांटम प्रौद्योगिकी, आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि आखिर क्वांटम प्रौद्योगिकी जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। यह भारत सरकार इसमें सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही में ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित है, मतलब जो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है उसके द्वारा संचालित है। और साथ में इसको देख कौन रहा है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो समय अवधि हुआ, समय अवधि क्या है? विकल्प है 2023 से लेकर 2031, 2022 से 2030, 2024 से लेकर 2035, 2023 से लेकर 2027। तो भैया इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। 2023 से लेकर 2031 के मध्य इसका जो है रखा गया है। और इसमें क्या किया जाएगा इस समय अवधि के बीच में? तो कहीं ना कहीं जो क्वांटम थ्योरी है या क्वांटम प्रौद्योगिकी है, उस पर विकास करना है, बढ़ाना है, साथ में एक जीवित और रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है। तो इसीलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब जैसे कि बात करते हैं, ये भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत ऐसा करने वाला 7वां देश बना जो कि क्वांटम पे अपनी रिसर्च को जारी रखेगा। अब इसके अलावा अन्य देशों की जैसे बात करते हैं, तो पहली चीज़ तो यूएसए ही हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरा चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा ऑस्ट्रिया है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद फिनलैंड है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद फ्रांस है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद कनाडा है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद चीन है। और इसके बाद भारत आता है। तो इसे आपको याद रखना है। इस डेटा को भी चाहें इसको भी याद रख सकते, साथ ही देश हैं, और नहीं भी याद रखते हैं तब भी कोई आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। चलते हैं, देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये देखिए तीसरा दिवस है, तीसरा डे है। तो कहीं ना कहीं जो दिवस है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दृष्टि में देखिए एक पेपर में आपको तीसरा दिवस मिल रहा है। तो दिवस का हम लोग एक अलग से वीडियो मिलेगा आपको, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हम लोग सारे जो है मंथ वाइज भी और पूरे टोटल ओवरऑल दिवस को भी कवर करेंगे। तो पहली से तो इस प्रश्न को देख ले रहे हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, या 18 अप्रैल को मनाया जाता है, या 26 अप्रैल को मनाया जाता है, या 11 अप्रैल को? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये अप्रैल में ही मनाया जाता है। आखिर अप्रैल में मनाया कब जाता है, इसकी बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी, मतलब कि ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही में 18 अप्रैल को मनाया कब जाता है? तो ये 1982 में, कब? तो 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद जो है इसको मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, और उसे ही विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे बात करते हैं 2023 की, कब से मनाया था? तो ये 1982 से मनाया था। तो 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में इसका जो थीम थी, थीम क्या थी? थीम की बात करते हैं या विषय की बात करते हैं, तो विषय है विरासत परिवर्तन, विरासत परिवर्तन, ये इसका विषय था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही में जैसे बात करते हैं कि अभी तक का टोटल विरासत जो है ये कितनी है? तो भारत की जो विरासत हैं ये लगभग 40 हैं। जो भारत की विरासत स्थल हैं ये लगभग 40 धरोहर स्थल हैं, 40 धरोहर हैं, और जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं। कितने? 32 जो है सांस्कृतिक हैं, और 7 कैसी हैं? तो 7 जो है आपकी प्राकृतिक हैं, 7 इसमें से प्राकृतिक है। तो दोस्तों ये इतनी चीज़ें इसमें हम लोगों की इंपॉर्टेंट थी जो हमें याद करनी थी। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या है?
हमारा 33 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जल निकायों की संख्या सर्वाधिक है। प्रथम जल निकाय की जनगणना हुई है, उसमें आखिर कहाँ पे जल निकाय सर्वाधिक है। विकल्प दिए गए हैं सिक्किम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भारत की प्रथम जल निकाय जनगणना है, इसको किसने संपादित किया, पहली चीज तो यही हो जाएगा। प्रथम जल निकाय जो जनगणना है किसने संचालित किया, तो इसको संचालित किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। और ये कहीं ना कहीं भारत में जितने भी स्रोत हैं, जल के कैसे स्रोत, तो जल के स्रोत, जल के स्रोतों को अध्ययन करेगी और जल के स्रोतों का अध्ययन करके एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल के स्रोत हैं। अब जैसे देश भर की बात करते हैं तो इसमें जैसे डेटा पूरा दिया गया, देश भर की बात करते हैं पूरे देश में, तो पूरे देश में लगभग कितने, तो 24,540 इतने जल निकाय की गणना की गई। कितनी, तो 24,540। ये आप डेटा याद कर सकते हैं। तो इतने टोटल जल निकाय हैं, जिसमें कौन शीर्ष पे, तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कितने हैं, अगर पश्चिम बंगाल यहाँ पे दिया गया, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 7.47 लाख इतने जल निकाय हैं। और सबसे अंतिम स्थान की बात करते हैं तो सबसे अंतिम स्थान पे कौन है भैया, तो सबसे अंतिम स्थान पे हमारा सिक्किम है, जहाँ पे सिर्फ 134 जल निकाय हैं। तो इस तरह लिए आपको ये डेटा अच्छे से याद रखना है। अब अगर इसमें उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भैया उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में बताइए भैया। तो उत्तर प्रदेश की जैसे यहाँ पे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में 2.45 लाख है। कितने, 2.245 लाख, ये उत्तर प्रदेश का डेटा है। ओडिशा की भी बात कर लेते हैं तो ओडिशा में कितना है, तो 1.81 लाख। ये अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। अब जैसे पहले नंबर पे किसको हमने बताया, पश्चिम बंगाल का। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे हमारा ये है उत्तर प्रदेश भाई साहब हैं। तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारे 34 नंबर प्रश्न पे। हमारा आखिर 34 नंबर प्रश्न क्या है, 34 नंबर प्रश्न है पुष्करलू महोत्सव 2023। ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट भी कई तरह का होता है। एक होता है जीएस या जीके के रूप में जो परिवर्तित हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जो पुष्करलू महोत्सव है, ये आप जीके और जीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2023 की बात काट दें तब भी ये किस शहर में मनाया गया, कहाँ मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, ये सारे प्रश्न इससे बनेंगे। तो चलते हैं, ये पहली चीज़ तो कहाँ पे मनाया गया, पहली चीज़ ये बात करते हैं। तो देखिए वाराणसी में मनाया गया या प्रयागराज में मनाया गया या लखनऊ में मनाया गया या अयोध्या में मनाया गया। तो ये जो मनाया गया है, ये मनाया गया वाराणसी में, बनारस में, उस उत्तर प्रदेश को मनाया गया। ये लगभग 12 दिनों तक चला। पहली चीज़ तो ये जो पर्व था, ये जो महोत्सव था, ये 12 दिनों तक चलाया गया। और इसको तेलुगु में अगर बात करते हैं तो पुष्करालू कहते हैं, और वहीं इसको पुष्कर के नाम से भी कहा जाता है। किस नाम से, तो ये पुष्करालू है या फिर पुष्कर कह सकते हैं। ऐसे इसको पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ये पुष्करा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये ग्रह गोचर विशेष संयोग के कारण प्रत्येक 12 साल में आता है। कितने सालों में, तो ये प्रत्येक 12 साल में आता है, प्रत्येक 12 साल। और प्रत्येक 12 साल में क्या अब डिसाइड करता है कौन, तो जो ये हमारे ग्रह हैं उनके संयोग से, मतलब ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इसको जो मनाया जाता है। जैसे कि जो नदियाँ होती हैं, ज्योतिषी शास्त्र में क्या माना जाता है कि जो नदियाँ होती हैं वो किसी न किसी राशि से जुड़ी होती हैं, तब उसी के हिसाब से ये कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है। विकल्प क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
इसको जो एक कहीं ना कहीं विकल्प की बात करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है क्या और किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव है, इसको जो है किसके द्वारा, तो ये पहली चीज़ जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो मतलब वो किसके साथ मिलकर, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ में इसको शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो भैया इसका उद्देश्य है, पहली चीज़ तो इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव लिखा ही हुआ है, तो ये देश भर में लगभग जो है कितने 100 जिलों में क्या करना है, 100 फूड स्ट्रीट। मतलब फूड स्ट्रीट क्या होता, मतलब खाने वाले रास्ते में, जैसे कि आप लखनऊ की बात करते हैं तो चटोरी गली भी कह सकते हैं, या फिर कहीं अन्य जगह की बात करते हैं तो हर जगह पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, जहाँ पे आपको सारा खाना मतलब व्यंजन जो है आपको रास्ते पे मिले। रास्ते का अर्थ होता है जो ठेले वगैरह होते हैं उस तरह से स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाए। अब जैसे इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं जो खाद्य उद्योग है उसमें सुरक्षित स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना है, तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथी पोर्टल, 36 नंबर प्रश्न है। साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, मतलब पहला पॉइंट है, इसे भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा बिंदु दिया गया है, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान, बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। अब विकल्प देख लेते हैं, केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, ना तो एक है ना तो दो है। तो इसका सही आंसर आखिर होगा तो होगा क्या। पहले बात करते हैं, इसे भारत के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जो साथी पोर्टल है, साथी पोर्टल के बारे में जब हम लोग जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जान जाएंगे कि आखिर इसको कौन जारी करता है। तो पहले साथी का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्या है साथी, ये एच है, साथी ये है आपका साथी। इसमें क्या है, तो ये है पहली चीज तो बीज, ये बीज लिखा हुआ है, बीज ट्रेसबिलिटी हो गया, और क्या है प्रमाणीकरण हो गया। अगले की बात करते हैं तो समग्र सूची ये एक पोर्टल है, साथी पोर्टल है। अब आप खुद जान जाइए, जब बीज ट्रेसबिलिटी है तो कहीं ना कहीं इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शामिल है, और साथ में ये पोर्टल है तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी शामिल हो जाएगा। तो इसका सही, ये आपका जो पॉइंट 1 है ये आपका एकदम सही रहेगा। इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, ऐप भी लॉन्च है, साथ ही में वेब पोर्टल भी है, दोनों में आप इससे सूचना पा सकते हैं। अगला है, इसका उद्देश्य बीज गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान एवं बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों का समाधान करना। तो भैया बिल्कुल है, बीजों की उत्पादन, उनकी गुणवत्ता का पहचान, बीज प्रमाणीकरण, चुनौतियां, समाधान, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो और साथ ही में जैसे इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रणाली को विकसित करना है, सुनिश्चित करना है जिसमें जो बीज के स्रोत हैं उनकी पहचान करना है। कैसे पहचान करेंगे, तो उसमें एक QR कोड दिया जाएगा, पता चल जाएगा भाई ये जो बीज है ये कहाँ से आया और किस क्वालिटी का बीज है। तो इसमें लगभग टोटल अगर बात करते हैं तो कई सारे क्षेत्रों में काम होगा। जैसे किन किन क्षेत्रों में काम होगा, तो पहला जो काम होगा ये अनुसंधान संगठन। कैसे, तो अनुसंधान का होता मतलब रिसर्च, अनुसंधान संगठन। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा बीज प्रमाणन, मतलब बीज को प्रमाणीकृत भी किया जाएगा ना कि आखिर किस क्वालिटी का ये बीज है, बीज प्रमाणन। अगले बात करते हैं तो बीज लाइसेंस, जो बीजों को है उनको लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा, लाइसेंसिंग। अगला क्या है, बीज सूची, कि कौन कौन से बीज अवेलेबल हैं, बीज सूची। अगले की बात करते हैं तो किसान बिक्री है तो डीलरशिप, ये डीलरशिप की बात करता है।
डीलरशिप। अगला है किसान पंजीकरण। अगला क्या है? किसान पंजीकरण, मतलब जो फार्मर हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा, इसके बाद उनको दिया जाएगा किसान पंजीकरण। और इसके बाद क्या है? बीजों को उपलब्ध कराना। ये आपका टोटल जो है चरण है, इस तरह से ये काम करेगा। तो आपके इसमें दोनों सही हैं, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, जो हमारा 37 नंबर प्रश्न है उस पर। दोस्तों हमारा 37 नंबर प्रश्न है, खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध आखिर किस देश से है या कहाँ से है? अब आखिर मोंटेवीडियो मारू है क्या? पहली चीज तो ये। अब आगे बात करते हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से या फिर जापान से। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी। तो भैया मोंटेवीडियो मारू जो है ये क्या है? तो पहली चीज तो ये एक जहाज है। क्या है भैया? तो एक जहाज है। कहाँ का है? तो हमने अभी बात किया, तो ये जापान का है, जापान का जहाज है। अब जैसे कि ये कैसे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित? तो भैया ये संबंधित है सेकेंड वर्ल्ड वार से, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से। अब द्वितीय विश्व युद्ध की अगर कहानी पढ़ें, कहानी को देखें, तो लगभग सब इसमें क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसमें लगभग 1000 युद्ध बंदी थे इस जहाज में, और युद्ध बंदी थे। और ये जहाज अचानक समुद्र में जाते जाते गायब हो जाता है, और गायब होकर जाता कहाँ है कि किसी को नहीं पता। और बताया क्या जाता है? ये डूब जाता है। अर्थात ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय मोंटेवीडियो मारू जहाज जब ये 1000 बंदियों को, युद्ध बंदियों को लेके जाता है, तो उस समय ये समुद्र में डूब जाता है। ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं इसका मतलब कहाँ के मतलब खोजा गया है? तो ये खोजा गया है दक्षिणी चीन सागर में, जो इसे मतलब अब क्यों ये चर्चा में आया। अब चर्चा का कारण की बात करते हैं। जैसे हम लोग जब अपना करंट पढ़ेंगे तो चर्चा का कारण देखेंगे, तो आखिर चर्चा का कारण क्या है? तो चर्चा का कारण ये है कि दक्षिणी चीन सागर में, कहाँ? तो दक्षिणी चीन सागर में अभी हाल ही में इसे खोजा गया है। जहाँ पे, कहाँ पे स्थान की बात करता है? तो ये फिलीपींस के एक लुजोन द्वीप है। कौन सा? तो लुजोन, ये लुजोन द्वीप है। लुजोन द्वीप ये कहाँ का है? ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये फिलीपींस का है। फिलीपींस लिखा हुआ है। फिलीपींस के मतलब दक्षिणी चीन सागर के लुजोन द्वीप जो कि फिलीपींस में स्थित है, वहाँ पे खोजा गया है लगभग 4000 मीटर की अधिक गहराई में। कितनी गहराई में? तो 4000 मीटर की गहराई में। तो भैया ये है मोंटेवीडियो मारू की बात। तो कहीं ना कहीं खोजा किसने? ये डुबो किसने दिया है? तो ये पनडुब्बी USS स्टार्जन ने डुबोया था। तो आपको इसे याद रखना है कि भैया मोंटेवीडियो मारू क्या है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न आखिर क्या है? तो हमारा 38 नंबर प्रश्न है अगला, जो कि है भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? विकल्प क्या दिए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, जर्मनी या फिर अर्जेंटीना। तो भाइयों इसका सही क्या है? आखिर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर है क्या? तो अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड किंगडम, जो इसका सही आंसर है, ये ए आंसर सही, यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब दो लोग, भारत और कौन? यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक की। और साथ ही में कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है, इन्वायरमेंट, ये नेट जीरो की बात करते हैं तो उसी संबंधित है। ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। जो इनका फोकस करना है, क्या करना है कि जैसे कि परिवहन जो होता है, प्रणालियाँ होती हैं, इनके डिकार्बनाइजेशन, नवीकरणीय स्रोतों के रूप में हरित हाइड्रोजन का प्रयोग करना है। तो इसीलिए जो कि वो वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही है या हटाई गई ग्रीन हाउस गैस है, उसको संतुलित करके नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त किया जा सकता। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन तो ये करंट का है, जो क्वेश्चन है ये करंट का है,
लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट का है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं। तो करंट का क्वेश्चन है, आगे छोड़ सकते हैं 2024 के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में हो सकता है आपको ये आगे पढ़ने को फिर से मिले, तो इसलिए इसे भी याद रखना है आपको। चलते हैं हम लोग अपने अगले 39 नंबर प्रश्न पे। हमारा 39 नंबर प्रश्न है, मार्च 2023 आखिर भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प क्या है? USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। तो आखिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भैया। तो इसका सही आंसर है USA। ये कब किया गया? तो मार्च 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जो है किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये 5वीं जो भारत अमेरिकी वाणिज्यिक वार्ता है उसके दौरान सेमीकंडक्टर के उत्पादन की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए ज्ञापन को समझौता किया। ये क्वेश्चन है करंट का और व्यापार से संबंधित है। इसे आपको अभी कुछ दिन तक याद रखना है, इसके बाद इसको भूल जाना है, ठीक है। अभी तो याद रखिए, 2025 में बिल्कुल भी याद न रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला जो प्रश्न है हमारा 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? विकल्प क्या है? प्राकृतिक रेशम, जूट, कपास या फिर मोटे अनाज। विकल्प क्या दिए गए? केवल 1 और 4, 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2। तो भैया आप बताइए, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मोटे रेशेदार फसलें हैं? मतलब रेशे किस में पाई जाती हैं, बताइए। अगर बात करते हैं प्राकृतिक रेशम की, तो प्राकृतिक रेशम में है, जूट में भी है, कपास में भी है, लेकिन मोटे अनाज में नहीं है। तो आपका ये नहीं होगा। देखते 4 किस में नहीं, इसमें भैया है तो ये कट जाएगा, इसमें नहीं, इसमें है तो ये भी कट जाएगा, इसमें अन्य चीज़ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं कि जो भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें पहली चीज़ तो भैया कपास शामिल है और जूट भी शामिल है। भांग एक अन्य चीज़ होती है, क्या? भांग। ये भी एक रेशेदार फसल है जिसको भारत में उगाया जाता है। ये 4 प्रमुख, मतलब प्राकृतिक रेशम, जूट, कपास और भांग, ये आपकी चौथी है। ये 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं जिनको उगाया जाता है। अब जैसे बात करते हैं कपास, जूट, भांग, ये तीनों मिट्टी में उगने वाली फसलों से प्राप्त होते हैं, जबकि जो प्राकृतिक रेशम है ये हरी पत्तियों और जो कि शहतूत पर पड़ने वाले रेशम के कीड़ों से या कोकून से प्राप्त होते हैं। जो रेशम होते हैं ये कैसे प्राप्त होती है? तो ये कोकून से प्राप्त होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा 41 नंबर प्रश्न, हमारा 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में माना जाता है? विकल्प हैं 15 जून, 24 अप्रैल, 8 जुलाई या फिर 14 अगस्त। दोस्तों दिवस की देखिए, दिवस की इंपॉर्टेंस देखिए, कितने दिवस इस पेपर में हमें मिले, लगभग ये तीसरा या चौथा दिवस। तो दिवस को याद रखना है आपको, पंचायती राज दिवस। तो आखिर पंचायती राज दिवस की बात करते हैं कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अब बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया 2010 में। 2010 में भारत में मतलब ये घोषणा की गई कि अब से हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आखिर 24 अप्रैल को ही क्यों चुना गया? तो 24 अप्रैल को चुनने का एक कारण है, क्या है? तो ये 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे क्या कहते हैं? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या किया गया था? तो ये किया गया था कि भारत में पंचायत जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये शामिल किया गया था। ये संविधान संशोधन तो ये इसमें हुआ था 1992 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है कभी कभी पूछ लेता है। इसी के साथ में एक और संविधान शामिल था जो कि नगर पंचायत से संबंधित था। वो कौन था? वो था 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जैसे बात करते हैं कि 2023 की, तो 2023 की जो थीम होती है, कभी कभी थीम भी पूछ लेता है भाई, तो थीम क्या है 2024 की? तो है ये पंचायतों की संकल्प से सिद्धि उत्सव। क्या है? तो पंचायत जो है क्या? तो पंचायतों के संकल्प
संकल्प की सिद्धि उत्सव, ये इसकी थीम थी। आपको ये थीम भी याद रखनी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इतनी जानकारी आपको इससे मिल गई, तो आपको इसमें इतनी चीज़ें पता है। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आखिर जो पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया या भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ये कहाँ पे वर्णित है? तो भैया 40वें अनुच्छेद DPSP में वर्णित है। ये राज्य को निर्देशित करता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। तो उसी के प्रयास के क्रम में 1992 में ये संविधान संशोधन किया गया और ये 93 में लागू हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? 41 नंबर प्रश्न। हमारा 41 नंबर प्रश्न है। ये हमारा 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सॉरी। हाँ, हमारा 42 नंबर प्रश्न है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? पॉइंट 1 दिया गया, पॉइंट 2 दिया गया, नीचे 4 विकल्प दिए गए। बात करते हैं, बात किसकी कर रहा है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया था। पहली चीज तो द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया था। क्या ये सही है? आपको ये बताना है कि आखिर कब प्रकाशित किया जाता है। अगले बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक का चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सही इसका? तो पहली चीज तो हम यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं, जो ये विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी किया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही प्रकाशित किया था। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रकाशित किसके द्वारा किया था? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा प्रकाशित किया था। अब दूसरी चीज आती है, क्या ये द्विवार्षिक रूप में स्थापित किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया था? नहीं भाई, ये प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, प्रतिवर्ष। तब तो ये गलत हो जाएगा। पॉइंट में अगर वार्षिक दिया गया होता तब हमारा ये सही हो जाता, लेकिन अभी ये यार हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि भारत 2025 तक, बिल्कुल नहीं भैया, 2023 के मध्य में। आप जब 2023 में ही ये रिपोर्ट आई थी और कहा गया था कि भारत जो है चीन से आगे निकल गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अब इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 25% जो जनसंख्या है लगभग, अगर 75% जो है क्या है, छोड़ देते हैं, 25% जनसंख्या क्या है? ये 14 वर्ष से कम है, ये डिपेंडेंट श्रेणी में आता है। और जो 18% की बात कर रहे हैं, 18% क्या है? ये 10 वर्ष से लेके कितने वर्ष? 19 वर्ष के बीच में 18% जनसंख्या। अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारी कार्यशील जनसंख्या वो कितनी है? तो ये लगभग टोटल है 68% जनसंख्या, जो कि 15 से 64 वर्ष के मध्य आती है। 64% के मतलब 64 वर्ष के मध्य आती है। अब जैसे बात करते हैं और इससे ऊपर, तो इससे ऊपर है 7%, जो कि कितने? 65 वर्ष से ऊपर आती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जो ये दो जनसंख्याएं हैं होती हैं, ये हमेशा डिपेंडेंट श्रेणी में आती हैं, मतलब 25 ये और 7 ये, लगभग 32%, 100 में से 32 व्यक्ति जो है वो डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ये एक डेटा दिया गया है, ये इंडिया का है और इसके बाद मतलब पूरे विश्व का भी दिया गया है। तो हम लोग अपने अगले 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगों की बात कर रहा है, ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं, मतलब तीनों माध्यम में चल सकती हैं। विकल्प दिया गया एस तरंगे, एल तरंगे, पी तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया उपयुक्त में से कौन सी है बताइए। तो इसके जो पी तरंगे हैं, जैसे एस तरंगे हैं, इस तरंगों का नाम क्या होता है? इनको मूलतः सरफेस तरंगे ही कहा जाता है। क्या? सरफेस तरंगे ही कहा जाता है, मतलब जो सतह पे ही चलती हैं। एल तरंगे जिनको लव तरंगों के रूप में जाना जाता है। तो पी तरंगे जो होती हैं ये तीनों में, तो ठोस, तरल, गैस तीनों में गुजर सकती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा ये।
अब पी तरंगों की कुछ खासियत होती है। अब कुछ खासियत की बात कर लेते हैं। तो भैया ये तरंगे तेज होती हैं। कैसी? तो सबसे तेज होती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कहाँ? सतह पे जो है सबसे पहले पहुंच जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इनको क्या कहते हैं? इनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। और साथ ही में ये तीनों पे जो है चल सकती हैं। अब जैसे इस तरंगों की बात करते हैं तो इस तरंगों में कुछ समय अंतराल भी होता है और इनको द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है। और द्वितीयक तरंगों के अलावा ये इनकी एक विशेषता होती है, केवल ठोस पर ही चल पाती हैं। किसमें? तो केवल ठोस पर ही चल पाती हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो हमारा 44 नंबर प्रश्न है। दोस्तों हमारा 44 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद, यहाँ पे देखिए कुछ एक थीम दी गई, इस थीम को आपको क्रिएट करना है। एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल है। क्या? आधार समतल है और नीचे एक पाइप जैसी नली से जुड़ा है। आधार समतल है, नीचे एक पाइप से जुड़ा हुआ है जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? आखिर क्या कहते हैं? विकल्प इसका क्या हो जाएगा? विकल्प दिया गया लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक या फिर लैपोलिथ। तो इसका जो सही आंसर है भैया, इस तरह की जो आकृति बनती है इसको लैकोलिथ बोलते हैं। अब बैथोलिथ की बात करते हैं तो बैथोलिथ कैसा होता है? तो कहीं ना कहीं ये जो मैग्मेटिक सामग्री होती है या जो पिंड होता है वो ये कहीं ना कहीं भू प्रॉपर्टी की अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़े बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है। और ये सतह पे तभी प्रकट होते हैं जब जो क्या होते हैं, एक तरह से ऊपर की सतह कटती जाती है और कहीं ना कहीं अनच्छादन प्रक्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब बैथोलिथ होता है। मतलब ये गहराई में क्या होता है? गहराई में बड़े बड़े गुंबद के रूप में विकसित होती है, ये इसका है। ठीक है। अब लैकोलिथ की बात करते हैं तो लैकोलिथ में यही है, सेम चीज़ें, ये जो यहाँ पे दिया गया है वही चीज़ें हैं। ये बड़े गुंबद के आकार में चट्टानें होती हैं जिनका आधार समतल होता है और एक पाइप जैसी नली से जुड़ी होती हैं। अब जैसे कर्नाटक के पठार की बात करते हैं, वो ग्रेनाइट चट्टानों मतलब इसी तरह की थीम होती है उसमें। अब इसमें डाइक की बात किया गया। अब डाइक क्या होती हैं? जब जो है लावा जो होता है, ज्वालामुखी का लावा होता है, ये दरारों के माध्यम से, कैसे? तो ये दरारों के माध्यम से जो है अपना रास्ता बनाता है और भूमि की दरारें विकसित हो जाती हैं। तो यह जमीन में लगभग लंबवत जम जाता है। जैसे ये कोई पहाड़ी है, इसमें दरारें बनी हो तो इसी दरारों में ये भर जाए लावा और उसी स्थिति में ठंडा हो जाए, तो ऐसी संरचनाओं को डाइक कहा जाता है। अब बात करते हैं लैपोलिथ की। तो लैपोलिथ क्या होता है? जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है। कैसे? जब ये आपका पूरा ये धरातल है, इसमें लावा ये यहाँ से उठा और ये ऊपर की ओर बढ़ा और क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। मतलब जैसे ऊपर कहीं पे ऐसी जगह पे यहाँ पे कमजोर है तो ये लावा यहीं से अंदर चला जाए, तो इसे जो है एक तस्त्री के नुमा जो है रचना होती है, तस्त्री के नुमा रचना होता है, ऐसी इसमें तस्त्री के नुमा रचना हो जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? लैपोलिथ कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में इन सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से बताया जाता है। जब हम लोग भी जियोग्राफी देखेंगे, अपना एनसीईआरटी वगैरह देखेंगे, तो उसमें इन सब चीज़ों की जिक्र करेंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी एनसीईआरटी को भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 45 नंबर प्रश्न होगा। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, विवर्तनिकी प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विवर्तनिकी प्लेट होती क्या है, उनके बारे में विचार करना है। अपसारी सीमाएं समुद्र तल तक फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। अपसारी सीमाओं की बात कर रहा है, किसकी? तो अपसारी सीमाओं की बात कर रहा है। फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। क्या है? कैलिफोर्निया में जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। अब दिया गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। कूट क्या है? केवल एक है, केवल दो है, केवल एक और दो है, केवल ना तो एक है ना ही दो है। तो इसका आखिर सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भैया। देखिए अब बिंदुओं की बात करते हैं तो बिंदु में जो पहला विकल्प दिया गया है कि अपसारी सीमाएं,
ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव के कारण दरार घाटियों का स्थल होता है। तो भैया देखिए ये बात सच है कि जो समुद्र तल तक फैलाव होता है, दरार घाटियों का स्थल होता है, ये अपसारी सीमा सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो पहला बिंदु है ये आपका सही है। आखिर अपसारी सीमा होती क्या है, परसीमा होती क्या है? जब जो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या होता है, पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब जैसे जो प्लेटें हैं, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दो प्लेटें हो गई, वैसे 7 प्लेटों की बात कर रहा है। तो जब ये 2 प्लेटें हैं और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं, मतलब इधर से ये आ रही, इधर से ये आ रही और एक दूसरे से टकराती हैं, तो कहीं ना कहीं एक विनाशकारी सीमाओं के रूप में भी उत्पत्ति करती हैं। तो इसी तरह से ये अभिसारी सीमाएं का निर्माण होता है। ये कैसी होती हैं? ये होती हैं अभिसारी, जब एक दूसरे से टकरा रही हैं, लेकिन वहीं पे अगर एक दूसरे से अलग होने लगी, जैसे ये एक प्लेट हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, मतलब एक दूसरे से दूर हो रही, तो ये अपसारी होती हैं। क्या होती हैं? अपसारी। तो यहाँ पे जो है अभिसारित परिसीमा एवं अपसारी दोनों के बारे में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसे दोनों की बात करते हैं। और एक इसी में और होता है रूपांतर। तो रूपांतर क्या होता है? जब दोनों जो है एक दूसरे के समांतर चलती हैं। कैसी? क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती हैं। तो इसीलिए जिन बिंदुओं पे टकराती हैं तो कुछ प्लेटें फंस जाती हैं। जैसे कोई प्लेट जा रही है क्षैतिज रूप में आप आगे बढ़ रही है, तो वही आपका होती है ये रूपांतर प्लेट। तो अपसारी, अब जैसे ये बिंदु आपका अपसारी वाला जो है ये एकदम सही है। और सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है आपका? तो बताइए भाई सेकंड क्या है? अब जो सेकंड है आपका, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फाल्ट में एक अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। तो बात करते हैं भैया क्या? तो यहाँ पे रूपांतरित होती हैं और रूपांतर परिसीमा का एक उदाहरण है। कैसी? तो रूपांतर जो इसमें क्या है, समांतर क्रम में बढ़ती है रूपांतर। यहाँ पे अभिसार है, यहाँ पे दिया गया है ये रूपांतर है। रूपांतर परिसीमन का निर्माण होता है। तो आपका ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे अभिसारित दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। विकल्प में जिसमें 2 दिया होगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न पे। हमारा 46 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा 46 नंबर प्रश्न है, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है, किससे संबंध है? विकल्प दिया गया, ज्वार से, चुंबकीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण से या पृथ्वी के परिभ्रमण से। तो आखिर किससे संबंध है इसका? 46 नंबर प्रश्न। तो इसका जो डी विकल्प है ये है, ध्रुवीय पलायन पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित है। जैसे जो ध्रुवीय पलायन बल है ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। जो पृथ्वी घूम रही है तो ये उसी से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हम लोग अपने अगले बिंदु पे, मतलब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 47 नंबर प्रश्न। दोस्तों हमारा 47 नंबर प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। विकल्प क्या है? कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीशियम है। इसको जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो भैया इसका जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बाद में क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसको डिसाइड करना है कि आखिर जो अर्थ का है क्रस्ट में जो भू प्रॉपर्टी है उस पर कौन सा तत्व कैसे पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका सबसे कम क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो इस तरह से आपको बताना है। तो देखिए भैया जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा होता है, लगभग कितना होता है? ये 46.6%। ये गैस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये तत्व की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन तत्व जो पृथ्वी की सतह के अंदर पाया जाता है वो सर्वाधिक होता है आपका। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या आपका होता है? तो इसके बाद होता है आपका सिलिकॉन। क्या होता है? तो सिलिकॉन जो होता है ये आपका इसके बाद सर्वाधिक होता है, ये 27.7% होता है। क्या इन दोनों में से कोई विकल्प इसमें दिया गया है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कोई विकल्प नहीं दिया गया। तो ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है जो पहले दूसरे पे है उसको पूछा ही नहीं, इसके और आगे जाना पड़ेगा। तो मतलब ये पूरी आपको एक तरह से सीरीज ही आपको याद करनी पड़ेगी। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? तो 3 नंबर पे हमारा आ जाएगा एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है वो आ जाएगा, एल्युमिनियम कितना है तो 8.1%। क्या ये दिया गया एल्युमिनियम? अब भैया ये भी एल्युमिनियम नहीं दिया गया। इसके आगे बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर पे क्या आता है? तो 4 नंबर पे आता है हमारा आयरन आता है। क्या आता है? आयरन आ जाता है। ये कितना आता है? ये 5% आता है। क्या ये दिया गया है? ये भी नहीं दिया गया। इसके बाद और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? और आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर और आगे कौन सा है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर पे हमारा आता है कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। जब 5 नंबर पे हमें कैल्शियम मिल जाता है तो कैल्शियम कितना होता है? तो कैल्शियम आपका होता है 3.6%। क्या होता है? 3.6% होता है। तो पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे आरोही क्रम की बात कर रहा है तो सबसे जो हमें लेटेस्ट मिला है ये कैल्शियम इसमें मिला है, यहाँ पे दिया गया है, जो कि 3.6% पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आरोही क्रम में जब हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो आरोही क्रम में ये कहाँ पे जाएगा? तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। देखते हैं सबसे लास्ट में किस में दिया गया। इसमें दिया गया, इसमें नहीं है, इसमें 3 दिया गया तो ये आपका कट जाएगा। इसमें दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, ये भी आपका कट जाएगा। इन दोनों में दिया गया। अब मतलब ये तो ए होगा, ये तो सी होगा। तो हमें एक क्रम और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं हमारा अगला क्या है। हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे? कैल्शियम पे पहुँचे थे। कैल्शियम के आगे क्या दिया गया? कैल्शियम के आगे दिया गया है जो 6 नंबर है, ये 6 नंबर है सोडियम। क्या है? तो सोडियम। सोडियम कितना है? सोडियम 2.8% दिया गया है। हम पूरी डेटा शीट आपको दे रहे हैं, ये डेटा शीट आपको ऐसे ही याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए आपका जो इसके बाद दिया गया, ये दिया गया है सोडियम। सोडियम इसमें दिया गया, हाँ ये बिल्कुल दिया गया। सोडियम क्या है? 2.8% है। तो इसमें देखिए लास्ट में पहला हो गया, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद सेकंड आएगा सोडियम। सेकंड किस में दिया गया? इसमें दिया गया। हाँ यार इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया। अभी भी हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं। तो आखिर क्या हो जाएगा? इसके आगे हमें एक और आगे कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या है? तो 7 नंबर में हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम दिया गया है। तो पोटेशियम कितना होता है? तो पोटेशियम होता है 2.6%। सॉरी दोस्तों, 2.6% होता है पोटेशियम। अब पोटेशियम इसमें दिया गया है, हाँ भैया बिल्कुल दिया गया 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये विकल्प गलत हो गया। इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड। इसमें किसी में एक में जो है थर्ड करना चाहिए था, तो इसमें हम मान लेते हैं थर्ड, तो ये पहले कट जाता है। लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं मानते हैं। अगर इसमें थर्ड कर देंगे तो ये दोनों विकल्प सेम हो जाएंगे, तब भी गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ही थर्ड हमें मानना पड़ेगा। तो पहले ये क्वेश्चन कट जाता है, लेकिन ये विकल्प गलत है। तो हम लोग बात कर लें तो पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ दिया गया कितना? तो ये 2.6% दिया गया है। तो आपका ये हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसी हो जाएगा। लास्ट में आपका मैग्नीशियम हो जाता है। तो मैग्नीशियम, अब जहाँ जितना बात किया हम लोग वहाँ मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम भैया कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 2.1%। किस नंबर पे आएगा? तो ये आएगा 8 नंबर पे। मैंने जो पृथ्वी की सतह होती है उस सतह के अंदर पाए जाने वाले सभी तत्वों के आपको एक क्रम बताया। इस क्रम को आपको याद रखना है। ज्योग्राफी में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भूप्रपटी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है 46.6%। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1%। और चौथे नंबर पे आयरन पाया जाता है 5%। इसके बाद जो 5वें नंबर पे कैल्शियम पाया जाता है 3.6%। इसके बाद सोडियम पाया जाता है 2.8%। इसके बाद पोटेशियम पाया जाता है 2.6%। और इसके बाद जो आपका क्या पाया जाता है? इसके बाद 8वें नंबर पे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है 2.1%। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 48 नंबर प्रश्न। हाँ दोस्तों हमारा 48 नंबर प्रश्न है। यह एक विज्ञान है जो कि चट्टानों की उत्पत्ति, मतलब चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बात करता है, इतिहास की बात करता है, घटनाओं की बात करता है, मतलब और संरचना की बात करता है, और रासायनिक संरचना की बात करता है, और साथ ही में वर्गीकरण भी करता है। तो आखिर इसे किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। भैया बताइए किसके रूप में जाना जाता है? तो भैया इसको जाना जाता है पेट्रोलॉजी के रूप में। जो ये खाली स्थान है इस पर क्या भरा जाएगा? तो इस पर भरा जाएगा पेट्रोलॉजी।
क्या दोस्तों भरा जाएगा, तो पेट्रोलॉजी भरा जाएगा, पेट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि खनिज विज्ञान की बात करते हैं, तो खनिज विज्ञान क्या होता है, तो ये एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो कि खनिजों के सभी पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। मतलब जितने भी खनिज होते हैं उनके बारे में अध्ययन को क्या करते हैं हम लोग, खनिज विज्ञान कहते हैं, जिसमें उनके भौतिक गुण, उनकी रासायनिक संरचना, आंतरिक क्रिस्टल संरचना और साथ ही प्रकृति में कैसे पाई जाती है, क्या क्या विवरण है, कैसे गठन होता है उनका, ये सभी चीज़ें हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं। किसमें, खनिज विज्ञान में। अब जैसे जो पेट्रोलॉजी है, पेट्रोलॉजी में यही सारी चीज़ें, चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब जैसे बात करते हैं अगले में कोशिका की विज्ञान की, तो कोशिका विज्ञान क्या है भैया, कोशिकाओं की जो हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, उन सेल्स की संरचना या उनके बारे में जब अध्ययन किया था तो कहीं ना कहीं उसे ही हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। साथ ही में इसमें कहीं ना कहीं ये जो कैंसर रोग है, कैसे, तो कैंसर रोग से संबंधित ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कैंसर के निदान के लिए इसको संदर्भित किया जाता है, जिनको हम कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। अब जैसे जीवाश्मिकी को क्या कह सकते हैं, एक तरह से इसको जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। क्या, तो जीवाश्म विज्ञान। अभी भैया इसमें जो हमारी चट्टानों के अंदर जीवाश्म होते हैं, जो पृथ्वी पे मतलब एक कहीं ना कहीं इतिहास का जब अध्ययन करते हैं, अंदर से तत्वों की उत्पत्ति होती है, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, या एकल कोश का जीव हो गए, जो जीवित जीवों के अवशेषों पे पाए जाते हैं। ये सभी चीज़ों के जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे जीवाश्म विज्ञान या फिर जीवाश्मिकी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलॉजी। हमें डी विकल्प उसमें MR शीट में फिल करना होगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 49 नंबर प्रश्न है। हमारा 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से किस समुद्र की आखिर कोई भी तटरेखा नहीं, ये आपसे पूछा गया। विकल्प है ओखोटक्स सागर, टाइसीरियन सागर, टायरीनियन सागर, भूमध्य सागर, सारगैसो सागर। ये आपको 4 दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि आखिर किसमें जो है ये जो है कोई भी तटरेखा नहीं पाई जाती है। अब इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर है आपका डी विकल्प सही है, ये आपका सारगैसो सागर है। आखिर सारगैसो सागर है क्या, तो भैया ये पहली चीज तो ये अटलांटिक, कहाँ, तो अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। मतलब सागर अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है, मतलब इसकी खुद की सीमा नहीं, ये खुद अटलांटिक महासागर में घुसा हुआ है, तो उसके अंदर स्थित है। तो कहीं ना कहीं भूमि सीमा के बिना ये एकमात्र समुद्र है जिसे सारगैसो सागर बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताएं हैं महासागरीय जो धाराएं होती हैं, जल धाराएं जिनको बोलते हैं, वो इनकी एक विशेषता है। कहीं ना कहीं जो गल्फ स्ट्रीम होती है, कौन सी, तो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, जिसको गल्फ जलधारा भी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सारगैसो सागर की जो पश्चिमी सीमा स्थापित करती है। वहीं अटलांटिक धारा के जो पूर्व में है वो कनारी धारा है, दक्षिण में अटलांटिक भूमध्य धारा है। इस तरह से सभी इसमें मिलती हैं, लेकिन इसकी कोई भी एक भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, भूमि से जुड़ी हुई नहीं है। कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे सारगैसो नामक एक घास की भी भाई प्राप्त होती है, उसे भी आपको याद रखना। अन्य की बात कर लेते हैं। जैसे ये भूमध्य सागर है, तो ये अटलांटिक महासागर का एक सागर है। मतलब ये अटलांटिक महासागर का एक सागर है जो कि यूरेशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में लगभग भूमि से घिरा हुआ। कहाँ, तो ये यूरेशिया और कहाँ, अफ्रीका, इन दोनों की भूमि से लगा हुआ है। अब टायरीनियन सागर कहाँ है, टायरीनियन सागर की बात करते हैं, तो ये भूमध्य सागर का जो है कहीं ना कहीं कहाँ का, तो ये भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है इसका तीसरा सबसे बड़ा सीमांत सागर है, मतलब किनारे लगा हुआ है। और इससे कौन सा देश मतलब इसके किनारे स्थित है, तो इसके किनारे स्थित है इटली। मतलब टायरीनियन सागर जो है ये इटली के समीप स्थित है और भूमध्य सागर का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं ओखोटक्स सागर, ये कहाँ, ये कमचटका प्रायद्वीप के पास है। ये कहाँ, तो रूस में। कहाँ भाई, तो रूस में एक कमचटका प्रायद्वीप है, वहाँ पे पाया जाता है। तो
इसे भी आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे दक्षिण बात करते हैं पश्चिम, जो दक्षिण पश्चिम है वहाँ पे जापान का होकाइडो द्वीप स्थित है, वहीं सखालिन द्वीप स्थित है रूस का, वहीं अगर बात करते हैं तो इसी तरह से सभी द्वीप वहाँ पे स्थित हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी, सारगैसो सागर को भी याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 50 नंबर प्रश्न है, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। विकल्प क्या है? मोजाम्बिक धारा, अगुलहास की धारा, क्यूरोसियो की धारा या फॉकलैंड की धारा। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग धाराओं की ही बात की थी, और उन धाराओं की बात में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं जिक्र किया था। तो इसमें बात करें कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी विकल्प आपका सही होगा, क्यूरोसियो की धारा। आखिर क्यूरोसियो की धारा जो है ये किससे संबंधित है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर बेसिन में पश्चिम की तरफ की ओर जो है गर्म समुद्री धारा। पहली चीज तो ये कैसी, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति गर्म की, गर्म प्रकृति है। अब ये बढ़ती कहाँ? तो ये पश्चिम की ओर। कहाँ से? ये उत्तरी किधर से किधर चलती है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर से कहाँ चलती है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर ये चलती है। और इसका जो कहीं ना कहीं तापमान होता है वो जहाँ से ये गुजरती है वहाँ का तापमान को बढ़ा देती है। तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। क्यूरोसियो की जलधारा जैसे अन्य बीच में दी गई, जैसे फॉकलैंड की जलधारा दी गई। फॉकलैंड की जलधारा क्या है? तो इसे कहीं ना कहीं मल्लविनाश क्या? तो मल्लविनाश धारा भी कहा जाता है या फॉकलैंड धारा भी कहा जाता है। तो ये इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है ठंडी, ये ठंडे पानी की धारा है, मतलब ठंडी, इसकी प्रकृति ठंडी धारा है। और ये चलती कहाँ है? तो ये पेंटागोनिया से अटलांटिक तट की तरफ चलती है। कहाँ से? तो जो ये पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया से किधर चलती है? अटलांटिक की तरफ। ये पेंटागोनिया से अटलांटिक की तरफ चलती है। अब जैसे इसी में अगुलहास जलधारा की बात करते हैं तो ये कहाँ की है? ये हिंद महासागर की जलधारा है। कहाँ की? तो हिंद महासागर की। हिंद महासागर की जलधारा है, और यह दुनिया की सबसे तेज, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उसमें से एक है। और जो एक और है उस जलधारा की बात करते हैं तो ये जो हमारी मोजाम्बिक जलधारा है, इसके नाम से स्पष्ट ये मोजाम्बिक के आसपास, मोजाम्बिक से मेडागास्कर द्वीप के बीच में बहती है। कहाँ पे? तो मोजाम्बिक से मेडागास्कर द्वीप के बीच में, ये मोजाम्बिक चैनल में अफ्रीकी पूर्वी तट के दक्षिण में बहती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है अपने टोटल 50 प्रश्नों को किया है। इनको आपको जो इसमें फैक्ट हमने आपको बताए, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। उन फैक्ट के साथ में आपको एक काम ये करना है कि आपको उसके नोट्स भी बना लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपको नोट्स नहीं बनाने, इसके आपको नोट्स भी बनाने। कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अलग नहीं मिलेंगी, इसी के माध्यम से आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आता है, वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो हमारे वीडियो को पहली चीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और शेयर के साथ में क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। साथ ही में इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल है GS Study 387, ये यूजर नेम है। आगे आप @ लगा के सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है जो कि PDF नोट्स या अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए GS Study 38, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, दोनों जगह पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आगे इसके जो क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 51 नंबर प्रश्न है, हम लोग 50 से ही शुरू करेंगे, 51 से 75 तक के 25 प्रश्नों को देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। साथ ही में फिल्टर करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन सा प्रश्न पूछा गया, कैसे पूछा गया, कैसे हमें अपनी परीक्षा के लिए उसे यूज करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।